आप सभी का एक बार पुनः परम सिविल क्लासेस या हमारे यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने बात की इसमें से शुरुआत हमने सोलर सिस्टम यूनिवर्स के साथ। अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। कंटिन्यू तरीका वही है जो पुराना था, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। पिछले टॉपिक जहाँ पे हमने कवर किया था, जितना था या जहाँ पे हमने समाप्त किया था, उसी के आगे हम इसको लेकर के चलेंगे। यानी पिछला टॉपिक हमने समाप्त किया था, भूकंप से संबंधित बातें चल रही थी और उन्हीं को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, और कोशिश यही है कि आपको प्रश्नों के माध्यम से ही सारे टॉपिक को कवर करा दिया जाए। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है कि भूकंप के संदर्भ में, ठीक है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी आज भी हमारे पास जो भी सवाल हैं वो लगभग अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म इन्हीं सबसे रिलेटेड होंगे। वोल्केनिज्म पे एक छोटा वीडियो आपके समक्ष आ जाएगा जल्दी। अगर आप उतना पढ़ लेंगे या उसको कायदे से देख कर रिवाइज कर लेंगे तो आपके वोल्केनिज्म से यानी ज्वालामुखीता से संबंधित समस्त कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरीके से भूकंप को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के, पर्वत रचना को लेकर के, उन सबको लेकर के एक एक छोटा वीडियो आपको 15 से 20 मिनट का मिल जाएगा। ठीक, तो इस पे बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर के। भूकंप के संदर्भ में बात करनी, अर्थक्वेक के रेफरेंस को लेकर के। पहला स्टेटमेंट है, छाया क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जहां भूकंपीय तरंगों की सूचना नहीं मिलती है। यानी जो शैडो रीजन्स होते हैं वह विशिष्ट क्षेत्र हैं जहाँ पे भूकंपीय तरंगों की संरचना नहीं होती या सूचना उनकी नहीं होती है। पी तरंग का छाया क्षेत्र यस तरंग की तुलना में बड़ा है। बात क्या करनी कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये बात तो सही बात है कि छाया क्षेत्र उन्हीं को कहते हैं, जैसे पहले ही बात हुई थी। ठीक, कि वहां एक ऐसा क्षेत्र, जहाँ पर किसी भी भूकंपीय तरंग का प्रभाव नहीं होता है, उनको हम छाया क्षेत्र कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, पी की छाया क्षेत्र यस तरंग की तुलना में बड़ा है। बात एकदम सही है, दोनों की दोनों। और ढूंढना ही था कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन हमारा सही है, दोनों सही है। पी का छाया क्षेत्र यस की तुलना में काफी ज्यादा विस्तृत है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना है, कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके बारे में कुछ विवरण दिया गया है। ठीक, जैसे पहला शब्द क्या है, वो है तरंगावृत्ति। ये तरंग ऊंचाई की आधी होती है। यानी आप जब क्लास मतलब 7th 8th में जब वेव का चैप्टर जब इंट्रोड्यूस होता है, या प्रकाश का चैप्टर जब इंट्रोड्यूस होता है, ध्वनि का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वहां पर इन सारे शब्दों के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक, कि आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आयाम क्या होता है, तरंग शिखर क्या होता है, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। एक दूसरा क्या है, तरंग शिखर, यह तरंग का न्यूनतम बिंदु होता है। अगला तरंग दैर्ध्य, वह दर जिस पर तरंग जल में से गुजरती है। ठीक, और उपयुक्त में से कितने सुमेलित नहीं है। 3 स्टेटमेंट है या 3 शब्द है, और 3 शब्द की अपनी परिभाषाएं दी गई है। ये ध्यान रखिएगा कि तरंग आवृत्ति तरंग की ऊंचाई की आधी होती है, पूरी तरह से गलत है। तरंग आवृत्ति उसको कहते हैं कि जब एक यूनिट टाइम में, किसमें, इकाई समय में, ठीक, इकाई समय में एक पॉइंट पर किसी बिंदु से कितनी तरंगे गुजर सकती हैं। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु से कितनी तरंगे गुजरती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक, जितनी तरंगे वहां से गुजरेंगी वो उसकी आवृत्ति होगी। और आवृत्ति सीधी सी बात है, आवृत्ति का, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका पेनिट्रेशन पावर, यानी आवृत्ति की बात की जाए तो आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पेनिट्रेशन पावर के, यानी उसकी भेदन क्षमता के। सीधी सी बात है, एक सेकंड में, मान के चलो 1 सेकंड रख लो या 1 मिनट रख लो, उसमें से उस पॉइंट से कितनी तरंगे गुजरेंगे। दूसरा क्या, तरंग शिखर में उनका न्यूनतम मंद होता है, नहीं, न्यूनतम ना होकर के ये हाईएस्ट पॉइंट होता है।
कैसा होता है? उच्चतम बिंदु होता है, न्यूनतम ना हो करके। ठीक। और तरंग दैर्ध्य वह दर जिससे पर तरंग जल में से गुजरती है, तो सीधी सी बात है, दो क्रमिक शिखरों या दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे अगर इसी पिक्टोग्राफ फोटो के रिप्रेजेंटेशन समझा जाए, ये मान लो कोई एक तरंग है, तो ये इसका तरंग शिखर है, यानी इसका कौन सा बिंदु होगा? ये एक उच्चतम बिंदु होगा। और दो क्रमिक शिखरों के बीच, यानी एक शिखर इसका ऊपर की तरफ बना है, दूसरा शिखर उसका नीचे की तरफ बना है, तो इसकी शुरुआत जहां से होती है और जहां पे खत्म होता है, ये इसका क्या है? तरंग दैर्ध्य। ठीक। तो तरंग जल में से गुजरे कुछ भी, उससे कोई मैटर नहीं है। तरंग दैर्ध्य क्या है? ठीक, दो क्रमिक शिखरों के बीच या दो क्रमिक गर्तों के बीच, यानी गर्त की अगर हम बात करेंगे तो पहला गर्त ये बन रहा है, दूसरा गर्त इधर से ये बन रहा है, तो इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है कि कितने इसमें से सुमेलित नहीं है, तो मैं सभी तीन सुमेलित नहीं है, यानी जो शब्द दिए गए उनकी ये व्याख्याएं नहीं है। ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि इस तरंग दैर्ध्य से संबंधित या इनसे संबंधित सवाल जो हमारा स्पेक्ट्रम है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, विकिरण, उसमें से सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक। अगला सवाल जो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कि उपर्युक्त में से कितने सुनामी का कारण बन सकते हैं, या कि निम्नलिखित में से किनके कारण से सुनामी आ सकती है या आती है, किन किन के कारण से? पहला क्या है? वो है समुद्र तल का भ्रंशन, समुद्र तल पर भ्रंशों की उत्पत्ति से। दूसरा, भूस्खलन। तीसरा, ज्वालामुखी उद्भेदन। तो चौथा, बड़े उल्कापिंडों का प्रभाव। तो उसको ध्यान में रखना कि किन किन के कारण से सुनामी आती है। बस इतना ध्यान रखना, सुनामी क्या होती है कि समुद्र के सतह पर उत्पन्न होने वाले भूकंप, जब भूकंपों की उत्पत्ति होती है, तो उनके कारण से क्या हो, जब समुद्री तरंगे हैं, लहरें हैं, तट से आकर के टकराती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब यहाँ से आप एक चीज अनुमान लगाइएगा कि निम्नलिखित में से किन किन के कारण से भूकंप आ सकता है। तो जब भ्रंशन की क्रिया होगी तब भी भूकंप आ सकता है। ठीक। जब भूस्खलन होगा तब भी भूकंप आ सकता है। ज्वालामुखी उद्भेदन होगा तब भी भूकंप आता है। अगला क्या हुआ कि कोई उल्कापिंड आकर के पृथ्वी से टकराएगा तब भी भूकंप आता है। ठीक। तो कितने हैं, कितने कारण बन सकते हैं? सभी के सभी चारों हैं, जिसके कारण से क्या नाम है, सुनामी आ सकती है। ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में भूकंप प्रारंभिक चेतावनी, यानी भूकंप की प्रारंभिक चेतावनी की अगर बात की जाए, प्रणाली निम्नलिखित में से किस तरंग पर आधारित है? तरंग दी गई है, PSL और रेले तरंग। ठीक है। तो पी तरंग, अब जाहिर सी बात है कि जो तरंग सबसे पहले आकर के अधिकेंद्र पर पहुंचेगी या वहां से आकर के टकराएगी, उन्हीं के आधार पर भूकंपीय तरंगों की या भूकंप की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली दी जा सकती है। और वो कौन टकराएगी? जिसकी गति ज्यादा हो। ठीक। जिसकी गति क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो गति के मामले में हमने बात की थी कि पी तरंग की गति, यानी प्राइमरी की गति सेकेंडरी से ज्यादा होती है, और सेकेंडरी की गति लव से ज्यादा होती है। तो सर्वाधिक गति किसकी है? पी तरंग की है। तो पी तरंग के माध्यम से हम भूकंप प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित कर सकते हैं। और इस चेतावनी का समय कुछ सेकंड से लेकर के 1 मिनट से थोड़ा अधिक होगा। ये नहीं होगा कि हम 5 दिन पहले, 4 दिन पहले चेतावनी दे सकें। ठीक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखियों के तथा उनसे संबद्ध स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक। तो यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं वो ज्वालामुखी से संबंधित है। अब ज्वालामुखीता पे वो वीडियो, उसको ध्यान में रखिएगा, उसको एक बार प्लीज देखिएगा, वो आज आज आपके सामने समक्ष आ जाएगा। तो उसको देखने के बाद में अगर यहाँ से फिर आगे जाकर के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, तो वह प्रश्न आपको बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। आसानी से हल होने के साथ साथ उनका क्या होगा कि आप हमसे कनेक्ट करेंगे, हमारे साथ काम करने का प्रयास करेंगे, कि हम साथ ही साथ क्या होगा कि आप सवाल का जवाब हमसे पहले ढूंढने में आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक। प्रश्न क्या है कि शील्ड ज्वालामुखी मुख्य रूप से अत्यधिक श्यान बेसाल्टिक लावा से निर्मित होते हैं और इसके ढाल तीव्र होते हैं। ठीक। पहली चीज ये है कि बेसाल्ट चट्टान से जब भी कोई लावा बनेगा, ठीक, तो कौन सी प्रक्रिया होगी? शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। और शांत दरारी प्रकार की होगी तो उनके शंकु बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होंगे।
या उनके जो शंकु बनेगा उसके ढाल बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होंगे, यानी उनकी प्रवणता कम होगी। ठीक है, तो इनका जो भी विकास होगा शांत दरारी प्रकार से ज्वालामुखी से, तो किसका विकास होगा? सिंडर शंकु का विकास होगा। किस प्रकार के शंकु का विकास होगा? सिंडर शंकु का विकास होगा, सिंडर सिंडर टाइप के शंकु का विकास होगा। ठीक, तो सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होते हैं। ठीक, बात ध्यान रखना, लेकिन वो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। एग्जाम्पल, सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है, एग्जाम्पल आपके हवाई द्वीप। और बेसाल्टिक लावा प्रवाह के कारण क्या होगा? क्या नाम है, उनका ढाल तीव्र नहीं होगा, क्योंकि सिंडर शंकु का विकास होगा। और सिंडर शंकु अपने आप में सबसे छोटे शंकु के रूप में आपको नजर आते हैं। अगला क्या है कि मिश्रित ज्वालामुखी एंडेसिटिक लावा और जल खंडाश्मी पदार्थों की परतों से निर्मित होते हैं। ठीक, मिश्रित ज्वालामुखी समझते हैं कैसे? मिश्रित ज्वालामुखी जो परत दर परत उनका निर्माण होता चला जाता है। और जाहिर सी बात है, जब एंडेसेटिक लावा की बात की जाएगी, यानी यहाँ पे किस प्रकार की चट्टान का गला हुआ? एंडेसाइट का गला हुआ है। और एंडेसाइट में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और अधिक होने के कारण ये कैसी एंडेसेटिक लावा कैसा होगा? वो एसिडिक होगा। ठीक, एसिडिक लावा हो, एसिडिक लावा होने के साथ साथ इसमें ठंडे और ज्यादा श्यान, यानी ज्यादा मात्रा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, श्यानता अधिक होगी। जब ऐसे लावा का उद्गार होगा तो उनका निर्माण होगा, वो कैसा ज्वालामुखी होगा? मिश्रित ज्वालामुखी होगा। धीरे धीरे करके वो बनते चले जाएंगे। ठीक, अगला क्या है कि ज्वालामुखीय संघ के ऊपर विस्फोटक प्रक्रिया से निर्मित विस्तृत गर्त को कॉल्डेरा कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर विस्फोट होगा तो कुछ ना कुछ मात्रा में अपनी सतह से, उस सतह से क्या करेगा? मिट्टी को हटाएगा और एक कुछ बेसिन रूपी ऐसे संरचना का निर्माण करेगा, या गर्त रूपी संरचना का निर्माण करेगा। ठीक, क्योंकि जब विस्फोट होगा तो वो सतह थोड़ी सी तो नीचे की ओर धंस जाएगी। ठीक, तो कोल्डेरा का निर्माण विस्फोट उसमें होता है। तो ये बात सही है, ज्वालामुखी संघ के ऊपर विस्तृत गर्त को कॉल्डेरा कहते हैं। यानी क्रेटर बनता है, और क्रेटर के बड़े रूप को क्या कहते हैं? जब क्रेटर सबसे बड़ा होता है, सबसे विस्फोट होता है, तो वहां पे कॉल्डेरा का निर्माण होगा। ये निर्माण क्या होगा? क्रेटर का निर्माण किया जाएगा। और इसी में अगर पानी भर जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो और क्रेटर का जो बड़ा भाई क्या है? वो है, क्या कहते हैं उसको? कोल्डेरा कहते हैं। पूछा गया कि कौन से कथन सही हैं, और कथन आपके 2 और 3 सही हैं, बाकी कथन क्या है? गलत है पूरी तरीके से। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा है 37, और ज्वालामुखी के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कि ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं उसके संदर्भ में बात करनी है। कौन कौन से बात है, पढ़ते हैं इसको। कि एक तरफ ज्वालामुखी का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी गई है। ठीक, पहला प्रकार क्या है कि मिश्रित ज्वालामुखी। नलिका के मुख के पास जल खंडास यानी पायरोक्लास्टिक सामग्री, जल खंडास में पायरोक्लास्टिक सामग्री जमा होती है। दूसरा क्या है? मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। बेसाल्टिक लावा इन ज्वालामुखियों का एक प्रमुख घटक है। शील्ड ज्वालामुखी के बारे में बताया गया कि हवाई के ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है। और निष्क्रिय ज्वालामुखी बहुत लंबे समय तक विस्फोट ना हुआ, तो ऐसी बात की गई है। अभी हमने इससे पहले मिक्स ज्वालामुखी की बात की थी, कि जो नलिका के मुख के पास इसके जमा होने के कारण उसमें एक शंकु का विकास होता है, तीव्र शंकु का विकास होता है खड़े। ठीक, तो ये चीज हमारा सही है। मध्य महासागरीय कटक की बात की जाए, चाहे मध्य अटलांटिक महासागर के कटक हो, चाहे प्रशांत महासागर के कटक हो, वहां सब पे अपसारी प्लेट सीमांत पर बेसाल्ट से निर्मित चट्टानों का गलन हुआ है। तो बेसाल्ट लावा या एक क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति जो हुई, और उस क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप बेसाल्टिक लावा का प्रवाह हुआ, और वो प्रवाह उसकी एक प्रमुख घटक के रूप में आपको नजर आता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। शील्ड ज्वालामुखी, अभी बात की थी कि हवाई के ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है, यानी जो हवाई द्वीप पे जितने भी ज्वालामुखी उसके एग्जाम्पल के तौर पर आपको मिलेंगे, तो ये भी हमारा सही है। निष्क्रिय ज्वालामुखी जिसमें बहुत लंबे समय तक विस्फोट नहीं हुआ, फिर सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ ही ना होने की संभावना हो। तो सभी कितने सुमेलित हैं पूछा गया है, तो सभी के 4 सुमेलित हैं पूरी तरीके से। ठीक, सील्ड ज्वालामुखी भी अधिकांशतः बेसाल्ट चट्टानों से ही निर्मित होते हैं, तो चीजें ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि हॉट स्पॉट ज्वालामुखी क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या है कि पहला,
कि इस प्रकार की ज्वालामुखी स्थल मंडलीय प्लेटों के किनारे घटित होती है। अच्छा, ध्यान रखना कि ज्वालामुखी के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार होता है कि प्लेट बाउंड्री ज्वालामुखीयता जो होती है, ठीक। प्लेट बाउंड्री ज्वालामुखीयता क्या होती है? जो प्लेट सीमांत पर घटित होती है, वो चाहे अपसारी प्लेट सीमांत पर हो, चाहे अभिसारी प्लेट सीमांत पर हो, क्योंकि समानांतर प्लेट सीमांत पर ऐसी किसी प्रकार की जो क्रिया नहीं होती, यानी वहां पे वोल्केनिज्म ज्वालामुखीयता की क्रिया नहीं होती है। और जो अंतः प्लेट ज्वालामुखीता की बात की जाती है, पहले ही बताया, बात हो चुकी है इस पे कि रेडियो सक्रिय धातुओं के विघटन से जो ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उस ऊष्मा के कारण अगर चट्टानों का गलन होता है, गलन के बाद अगर मैग्मा की उत्पत्ति होती है, फिर वहां से संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठते हुए अगर कोई ज्वालामुखी की क्रिया होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेट सीमांत ज्वालामुखीयता या हॉट स्पॉट ज्वालामुखी। एक हॉट स्पॉट तो ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होगा, और कई हॉट स्पॉट होंगे तो वोल्केनिक क्लस्टर यानी ज्वालामुखी गुच्छे का निर्माण होगा। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है पूरी तरीके, क्योंकि स्थल मंडलीय प्लेट के किनारों पर घटित नहीं होती हैं, ये स्थल मंडलीय प्लेटों पर ही घटित होती हैं। दूसरा ध्यान रखना, हॉट स्पॉट मेंटल के उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां प्लूम ऊपर की ओर उठते हैं, ठीक। एकदम से सही बात है, हॉट स्पॉट क्या है? एकदम से सही बात है। मेंटल प्लूम, ऊपर प्लूम का मतलब क्या? ऐसे गुंबद रूपी समान धाराओं के रूप में जब ऊपर की ओर उठता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण होता है, मेंटल के समीप होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि हॉट स्पॉट ज्वालामुखी क्रिया से ज्वालामुखियों की श्रृंखला का निर्माण होता है। अब इसको ध्यान में रखें, ठीक। इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लो स्थल खंड का कोई प्लेट है, और यहाँ पर एक हॉट स्पॉट है, तो ये हॉट स्पॉट ऊपर की तरफ ऐसे निकलेगा, यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होगी और ज्वालामुखी शिखर या शंकु का निर्माण होगा। अब ये बात हमको पता है कि प्लेटें संचलित होती हैं, दुर्बल मंडल के ऊपर प्लेटों का संचलन होता है। तो जैसे जैसे प्लेटों संचलन के साथ हॉट स्पॉट का भी विस्थापन होगा, तो ऐसे एक एक करके ऐसे एक ज्वालामुखी लाइन का निर्माण होगा, एक हॉट स्पॉट। लेकिन ध्यान रखना, हॉट स्पॉट कितना होना चाहिए? एक हॉट स्पॉट होना चाहिए, एक तप्तस्थल होना चाहिए। वहीं जब कई तप्तस्थल हो जाएं, कई सारे इकट्ठे आसपास ही, तो जितने तप्तस्थल उतनी ज्यादा ज्वालामुखीयता होगी। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक ज्वालामुखी गुच्छे का निर्माण हो जाएगा, यानी वोल्केनिक क्लस्टर का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ क्या निर्माण होगा? एक वोल्केनिक लाइन, ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होगा। अब ज्वालामुखी रेखा का विस्तार किसकी तरफ, ठीक। ज्वालामुखी रेखा का विस्तार किधर से किधर की ओर है, इसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्लेटों की गति कैसे हो रही है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो पूछा गया कितने सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है, वो पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये अंतः प्लेट या हॉटस्पॉट ज्वालामुखीता क्या होती है? किसी एक, क्या नाम है, स्थल खंड के किनारे या प्लेट के किनारे घटित ना होकर के उन्हीं पर घटित होती है, स्थल मंडल या स्थल मंडल खंडों पर ही घटित होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पहला क्या है कि हॉट स्पॉट ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, यानी फिर से वही अंतः प्लेट ज्वालामुखीता के बारे में ही हमसे जानना यह चाह रहा है। पहला कि वह अपसारी प्लेट, पहली चीज बता दिया कि किसी भी सीमा के किनारे नहीं होती है, ना अभिसारी के ना अपसारी के, अंतः प्लेट ज्वालामुखीता है प्लेट के साथ साथ। दूसरा क्या है कि हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप हॉट स्पॉट का एक उदाहरण है, ये सही बात है, ठीक है। तो फिर पूछ लिया गया कौन सा कथन सही है, तो एग्जाम्पल था तो केवल दो सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आइसलैंड का हॉट स्पॉट, रियूनियन हॉट स्पॉट, ठीक। नॉर्थ ईस्टर्न इथोपिया में एक अफार हॉट स्पॉट है। तो ये सारी चीजें जहां पर अंतःप्लेट ज्वालामुखीता या इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म की प्रक्रिया होती है, ठीक। इसको आप समझिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है, और ये आपसे पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे यहाँ से सवाल कभी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न क्या, जो भी हो, कि लावा का प्रकार और विशेषताओं के संबंधित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। पहला क्या है? बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा का मतलब कैसा मैग्मा रहा होगा? ये क्षारीय होगा, ठीक। अगला क्या? एंडेसिटिक लावा, ये कैसा होगा? फिर अम्लीय होगा, इसको ऐसे ध्यान में रखना है। अगला क्या है? रायोलिटिक लावा, रायोलाइट भी कैसा होगा? ये
अम्लीय होगा। यानी इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, एंडेसिटिक में थोड़ा सा ज्यादा होगी और रायोलाइट में सबसे ज्यादा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। पहले बात हो चुकी है कि अगर सिलिका की मात्रा 77% से अधिक है तो बाह्य चट्टान आंतरिक चट्टान के रूप में ग्रेनाइट और बाह्य चट्टान के रूप में रायोलाइट की संरचना का निर्माण होता है। वही 55 से 77% पर क्या है, डायोराइट और एंडेसाइट का निर्माण होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये सारी चीजें बाह्य चट्टानें हैं। और बाह्य चट्टानों की बात की जाए तो चाहे रायोलाइट से लेकर के अगर हम ये बेसाल्टिक तक जाएंगे तो सिलिका की मात्रा में क्या आ रही है, यहाँ पे कमी आ रही है। और सिलिका की मात्रा में कमी आएगी तो इसके गाढ़ेपन में कमी आएगी, गाढ़ेपन में कमी आएगी तो इसका घनत्व भी क्या होगा, घटेगा, घनत्व घटेगा इसका। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। विशेषता क्या दी गई है बेसाल्टिक लावा के संदर्भ में, कि इसकी श्यानता कम होती है और यह सील्ड ज्वालामुखी का निर्माण करता है। हमने अभी बात की है कि जो हवाईयन वोल्केनो है वो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित एक सील्ड ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या कहता है, एंडेसिटिक का इसकी श्यानता मध्यम होती है तथा यह विस्फोटक उद्भेदों से संबंधित होता है। बात एकदम सही है कि एंडेसिटिक लावा एक माध्यमिक चट्टान है, इंटरमीडिएट चट्टान है। उसके आधार पर, किसके आधार पर, अम्लीयता के आधार पर एक माध्यमिक चट्टान। और उस माध्यमिक चट्टान के कारण क्या होता है, इसकी सांद्रता भी मध्यम होगी, क्योंकि सबसे अधिक सांद्रता किसकी होती है, रायोलाइट की और ग्रेनाइट की। ठीक, तो इसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है और ये ज्वालामुखीय गुंबद का निर्माण करते हैं। एकदम से सही बात है। तो कितने सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखना, इसीलिए कहा कि अगर कॉन्सेप्ट आप बना ले जाओगे इसमें, कि यही कॉन्सेप्ट घूम फिरा करके मैं दोबारा बता दे रहा हूं कि सिलिका की मात्रा का एसिडिटी के साथ सीधा संबंध है, सिलिका की मात्रा का उसके गाढ़ेपन यानी विस्कोसिटी के साथ सीधा संबंध है, सिलिका की मात्रा का उसके क्या नाम है, मेल्टिंग पॉइंट के साथ सीधा संबंध है, सिलिका की मात्रा का इनवर्स रिलेशन उसके घनत्व के साथ है। तो जब भी ये चीजें ध्यान में रखोगे आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितना ज्यादा एसिडिक मैग्मा होगा वहां पर उतनी बड़ी मात्रा में विस्फोट होगा, यानी उसकी विस्फोटकता भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर विस्फोटकता ज्यादा होगी, मैग्मा ज्यादा गाढ़ा होगा तो देर से ठंडा होगा और बड़ी संरचना का निर्माण करेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, इसको ध्यान में रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। अगला सवाल क्या है कि ज्वालामुखी और संबंधित घटना के संदर्भ में विचार करना है। सवाल सारे ज्वालामुखी से हैं और कोशिश यही है कि अगर जो भी 10-15 सवाल अगर केवल ज्वालामुखी से होंगे तो उसके अंतर्गत सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। केवल और केवल कवर करना रह जाएगा तो वो है उसका वितरण, यानी वैश्विक वितरण कहाँ पे कौन सी ज्वालामुखी है, बाकी उनका निर्माण, सारी चीजों पे बात हमारी हो जाएगी। ठीक, पहला क्या है कि मध्य महासागरीय कटक पृथ्वी पर गैर निरंतर लेकिन गहन और हिंसक ज्वालामुखी विस्फोटों का क्षेत्र है। गलत है। तो मध्य महासागरीय कटक के ज्वालामुखी बात की तो पहली बात हुई ना, किससे चट्टान से होगी, रिपीटेड बातें चल रही है कंटिन्यू, किस प्रकार का चट्टान होगा, यहाँ पे बेसाल्ट होगा। और बेसाल्ट कैसा चट्टान होता है, क्षारीय चट्टान होता है। अगर क्षारीय चट्टान है तो इसकी विस्फोटकता ज्यादा होगी, हिंसक ज्यादा होगा नहीं होगा, राइट सी बात है। क्योंकि जैसे क्षारीय चट्टान की बात आएगी, ज्वालामुखी प्रक्रिया कैसी होगी, शांत और दरारी, शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी पठार का निर्माण हो। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या है, क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है जबकि अम्लीय लावा में सिलिका प्रचुर मात्रा में होता है। सही है, अभी हमने बात की है, इसे जस्ट एक प्रश्न पहले हमने बात की है कि सिलिका की मात्रा का उसकी अम्लीयता से सीधा संबंध होता है। तो जितनी ज्यादा सिलिका उतनी ज्यादा वो अम्लीय होता है। ठीक, अगला क्या है तीसरा, कि ज्वालामुखी की शक्ति ज्वालामुखी विस्फोट सूचकांक द्वारा मापी जाती है। ये बात सही है, इसको बोलते हैं वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स के माध्यम से, वीईआई के माध्यम से इसको नापा जाता है। एक ये लॉगरिथमिक यानी गुणकीय लघु गुणकीय पैमाना है। और ये लघु गुणकीय पैमाना 0 से 8 तक की संख्याओं में व्यक्त होता है। ठीक, अब पूछा गया है कितने सही हैं, वो कहे कि सभी 3 सही नहीं, नहीं केवल 2 सही है, इसको ध्यान में आप रखिए। ठीक, तो ये एक चीजें, दो कुछ चीजें होती हैं जिसके माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाते हैं, तो उनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, खासकर ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं।
तो कभी आप नहीं भूलेंगे। अगला क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अगले प्रश्न के संदर्भ में, कि इसमें किसके बारे में, अम्लीय लावा के संदर्भ में विचार करना है। कि ध्यान रखना कि कभी-कभी क्या होगा कि यहीं पे दिया गया अम्लीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर आपसे सम पूछ लिया जाएगा। कोशिश ये करिएगा जब कभी भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करने दे दिया जाए और नीचे एक बार यहाँ पर संबंध ज़रूर सोचिएगा कि किससे संबंधित विचार करना है, उसके हिसाब से आपकी प्रोसेसिंग चलती रहेगी। तो अम्लीय लावा के संदर्भ में विचार करना है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी, उसमें चिपचिपापन अधिक होगा। तो लोग आप लोग बताइएगा कैसे होगा? एकदम से सही बात है। दूसरा, ये धीमी गति से गति करता है लेकिन हल्की ढलानों वाली चपटी ढाल बनाता है, एकदम से गलत बात है। तीव्र ढलान वाली चपटी ढाल ना बना करके एक तीव्र ढाल बनाएगा ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चपटी ढाल ना करके कैसा ढाल बनाएगा ये? तीव्र ढाल बनाएगा। अगला पॉइंट क्या है? पाइरोक्लास्ट इस प्रकार के लावा ज्वालामुखी विस्फोट की एक विशेषता है। सही बात है। पाइरोक्लास्ट कुछ नहीं है, जो सामग्री निकलती है उसके साथ-साथ विस्फोट के बाद उन सबका सम्मिलित रूप को हम लावा या पाइरोक्लास्ट कह सकते हैं। तो ठीक, अब क्या पूछा गया है? कौन से कथन संबंध में सही है अम्लीय लावा के संबंध में? 1 और 3 सही है हमारा, दूसरा गलत है। एक चीज़ ध्यान रखना अम्लीय लावा के बारे में जो भी है, फिर से बता दे रहा हूँ कि इनका इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज़्यादा, गलनांक ज़्यादा होगा, इनका रंग हल्का होगा और इनका घनत्व कम होगा। ठीक? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, यानी कथन में ही कारण मौजूद होगा। जो भी कथन है वो किसके बारे में पूछा जा रहा है, वो एक ही साथ उस पर दिया होगा। ठीक। एंडेसाइट लावा सिलिका की उच्च सांद्रता के कारण चिपचिपा होता है। सही बात है, क्योंकि एंडेसाइट लावा में माध्यमिक चट्टान है, तो क्या है 65% से अधिक सिलिका की मात्रा होती है। SiO2 कितना होता है? 65% से अधिक होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम से सही है। ठीक है। दूसरा, फेल्डस्पार खनिजों की उपस्थिति के कारण, इसकी फेल्डस्पार खनिजों की उपस्थिति के कारण एंडेसिटिक लावा को फेल्सिक लावा भी कहा जाता है। एकदम से सही बात है। इस पे फेल्डस्पार खनिजों के ऊपर हमने पिछले प्रश्न में बात की थी कि इनमें कुल मिलाकर के 8 तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं वो आप वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तीसरा क्या है, एंडेसिटिक लावा पृथ्वी की सतह के नीचे 1000 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान पर पाया जाता नहीं, 1000 नहीं है ये, 600 से 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। 600 से 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है, 1000 से नीचे नहीं। और जो भी देखेंगे आप, तो जो भूपर्पटी है यानी क्रस्ट के 70 किलोमीटर नीचे पाया जाता है, तो कोई उसमें इतना ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल्स अगर आप लोगे तो मतलब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो भी समय ज़्यादा होगा, तो लेकिन एग्जाम्पल को हम इकट्ठा एक वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो कितने कथन सही हैं? तो कितने सही हैं? 1 और 2 सही हैं। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो केवल 2 है। ठीक? एंडेसिटिक लावा का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा स्ट्राम्बोली, माउंट विसुअस, माउंट पेली, ये तीनों इटली में है। क्राकटोवा जो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि आग्नेय अंतर्वेधन के कारण निम्नलिखित भू आकृतियों के संदर्भ में विचार करना है। अभी पिछले पिछले साल शायद ये पूछा गया कि जो आग्नेय चट्टानें बनती हैं उनमें जो अंतर्वेदी यानी प्लूटोनिक चट्टानें हैं, उनकी संरचनाएं कैसी होती हैं। इस पे हम अब बात किए थे और चलो भी आज भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसको बाद में हम देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं पूरे तरीके से कि अंतर्वेदी चट्टानों का नाम, क्योंकि बाह्य जो चट्टानें होंगी वो शंकु के आकार पे ही विकसित होंगी। अब उनके ढाल और तीव्रता के आधार पर उनको अलग-अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन आंतरिक चट्टानें क्या हैं, जो परतों को तोड़ते हुए बाहर नहीं निकल पाती हैं, और ना निकल पाने के कारण फिर क्या होगा, वो अंदर ही अंदर क्या हो जाती हैं, आंतरिक भाग में ही उनका शीतलन हो जाता है। समझते हैं कितने प्रकार की संरचना बनती है। ये मान लो कोई था, एक ज्वालामुखी का वेंट, या और यहाँ पर मैग्मा का क्या हुआ, गलन हुआ। ठीक, क्या हुआ, मैग्मा का गलन। केवल संरचना ध्यान में रखना और संरचना के आधार पर ही इनका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। अगर अंदर की परतों में किसी मतलब क्या नाम है, मैग्मा का जो शीतलीकरण है वो एक चादर के रूप में हो गया हो। किसके रूप में हो गया हो? एक चादर के रूप में हो गया है। मान लो मैग्मा है लाल कलर से और एक अंदर की परतों में, दो परतों के बीच में से चादर के रूप में हो गया हो, तो इस संरचना को हम सिल या सीट कहते हैं।
और चादर को भी हम सीट ही कहते हैं। तो ध्यान रखना, सीट मतलब चादर। वहीं दूसरी तरफ कि अगर इनका जो शीतलीकरण एक लहरदार रूप में हो गया हो, किसके रूप में, वेव के रूप में हो गया हो, और उसमें मैग्मा ऐसे शीतलीकृत हो जाए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फाइकोलिट। क्या नाम देंगे इसको हम, फाइकोलिथ नाम देंगे। वहीं अगर मैग्मा का शीतलीकरण कटोरे की आकृति की भांति हो जाए, किसकी भांति, कटोरे की आकृति की भांति, या जो आप गोद लेते हैं, लैप करते हैं, किसी को, बच्चे को गोद लेते हैं, उसकी भांति हो जाए, तो इसको ध्यान रखना, नाम भी इसका लैपोलिथ है। वहीं अगर मैग्मा का शीतलीकरण कटोरी की भांति ना होकर के किसकी भांति हो जाए, एक गुंबद की भांति हो जाए, किसकी भांति, गुंबद की भांति हो जाए, तो इसको हम क्या कह देते हैं, लाइकोलिथ कह देते हैं। वहीं क्षैतिज परतों में ना होकर के इसका शीतलीकरण ऐसे ऊर्ध्वाधर परतों में ही हो जाए, तो उसको हम डाइक कहते हैं। क्या है, डाइक। और मैग्मा का शीतलीकरण कहीं पे ना हो, जहां पे उत्पत्ति हुई है वहीं पे ठंडा हो जाए, तो उसको बैथोलिथ कहते हैं। अगर फिर से आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए कि जो छहों संरचनाएं दी गई हैं, सील, सीट, लेपोलिथ, लेकोलिथ, डाइक और बैथोलिथ, इन संरचनाओं में सबसे बड़ा कौन होगा, तो बैथोलिथ ही होगा। इनका कोई आकार और आकृति इनकी निश्चित नहीं होती है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजें। अब वापस आते हैं हम सवाल पे। सवाल क्या कह रहा था, सवाल क्या कह रहा था, लैकोलिथ गुंबद के आकार की भूमिगत संरचना है जिसका निचला हिस्सा सपाट होता है। लैकोलिथ की बात हमने की थी। तो लैकोलिथ, ठीक, लैकोलिथ क्या है, गुंबद की आकार की संरचना जिसका निचला हिस्सा क्या होता है, सपाट होता है। ठीक, तो स्टेटमेंट सही है गलत है, स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, लोपोलिथ या लैपोलिथ दीवार जैसा दिखने वाला ऊर्ध्वाधर आग्नेय पिंड है जो जमीन से लंबवत होता है। ठीक, लैपोलिथ क्या था, एक कटोरे की भांति, उल्टे कटोरे की भांति आकृति होती है, दीवार जैसा आग्नेय पिंड जो जमीन से लंबवत होता है, उसको हम डाइक कहते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत होगा। तीसरा क्या है, फाइकोलिथ के बारे में कहा गया कि अंतर्भेदन चट्टानें लहरदार समूह सिंक्लाइंस के आधार पर या एंटीक्लाइंस, सिंक्लाइंस एंटीक्लाइंस का मतलब वही श्रृंग और गर्त से है, तो इस आकार पर विकसित हो जाए, उनको क्या कहते हैं, फाइकोलिथ कहते हैं। ये भी हमारा सही है। तो कितने सुमेलित हैं, केवल 2 सुमेलित है, बाकी क्या है, असुमेलित है या सुमेलित नहीं है। तो ये इसको ध्यान में रखना, कभी भी आपसे पूछ सकता है मिलाने को लेकर के या स्टेटमेंट में डाल करके कर, तो संरचना याद रखना। जब बाहर निकलेगा, ये मान लो जो मतलब सतह है, और सतह के बाद जब ये बेंट है, इसका मुख खुलेगा और बाहर की निकलेगा, तो फिर किसका निर्माण होगा, शंकु का निर्माण होगा। अब ये शंकु अपने प्रकारों में विभक्त हो सकता है, सिंडर शंकु है, मिश्रित शंकु है, परिपोषित शंकु है, या अम्लीय शंकु है, जिसमें प्लग डोम क्यूबोलोडोम की बात की या थॉलोइड की बात की जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार, कथन नहीं है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या विचार करना है, कौन सा दिए गए पायरोक्लास्टिक सामग्री के आकार में सही आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम इसमें डिसाइड करना है, और इस बार आयोग क्रम बहुत पूछ रहा है, कोई भी क्रम पूछ दे रहा है, काल क्रम पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है। ठीक, समझते हैं। सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा, धूल होगा। तो धूल ही होता है, कहीं पे भी रहे, ज्वालामुखी धूल की बात है। फिर क्या होगा, धूल से बड़ा कौन सा होगा, राख थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक, लैपिली मान के चलो मटर के आकार के बराबर होती है, कितनी बड़ी, मटर के दाने के बराबर होती है। ठीक, राख अगर साइज की बात की जाए तो 2 मिलीमीटर के आसपास होती है, और लैपिली मटर के दाने के आकार की। ज्वालामुखी की अगर बम की बात की जाए, तो अगर वो संरचना 6 सेंटीमीटर प्लस है, तो एक दो ये हो गया। फिर आपका लैपिली 3 नंबर पे, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, ज्वालामुखी बम होगा 4 नंबर पे। तो संरचना हमारी कौन सा बने, सबसे पहले ज्वालामुखी धूल यानी 2 से शुरू होगा, 2 4 1 3। ठीक, तो ये आसान था, कॉमन सेंस का सवाल था, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ज्ञान होने की आवश्यकता है इसके लिए, आराम से आप कर सकते थे इसको। ठीक, छठा क्या है, कि ज्वालामुखी गतिविधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार करना है, देखते हैं। कि टेक्ना नहीं है, ये टेफ्रा है।
टेफ्रा ज्वालामुखी राख और जल से बना एक विनाशकारी पंख प्रवाह है। पंख प्रवाह पे हमने बात की थी पहले कि जब कभी भी अत्यधिक वर्षा के कारण या हिमगलन के कारण जो सतह है उसकी जल अवशोषित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी वह मिट्टी जल से संतृप्त हो जाती है, तो पंख का निर्माण होता है। और जब वह एक नदी का रूप धारण करके एक संकीर्ण रास्तों से बहना प्रवाह करती है तो उसको क्या कहते हैं? पंख प्रवाह कहते हैं। अब टेफ्रा की बात करते हैं। टेफ्रा ज्वालामुखी और राख और जल से बना नहीं है। सभी ज्वालामुखी पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार के ज्वालामुखी उत्सर्जक हैं, उनके लिए एक सामान्य शब्द है, जिसमें कणों का आकार और प्रवाह की बात की जाती है, ना कि ज्वालामुखी राख और जल से बना हुआ क्या कहते हैं? एक विनाशकारी पंख प्रवाह की। ठीक, तो टेफ्रा क्या है? सभी उत्सर्जक ठोस हों, जल हों, गैसियस हों, खनिज हों, तो उन सबके मिलकर के एक सामान्य शब्द है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत। वातिमुख या फ्यूम रोल भूपर्पटी में एक छिद्र है जो वाष्प और ज्वालामुखी गैसों का उत्सर्जन करता है। एकदम से सही बात है ये कि फ्यूम रोल की अगर बात की जाए तो जो भूतापीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं और विस्फोट के बाद भी इनमें उत्सर्जन जारी हो, क्योंकि विस्फोट के बाद जो बची हुई गैसें हैं या ज्वालामुखी राख है उसका उत्सर्जन इनके माध्यम से होता है। तो फ्यूम रोल वातिमुख एक छिद्र भूपर्पटी में जो वाष्प और ज्वालामुखी गैसों का उत्सर्जन करता रहता है उसके बाद भी। ठीक, अगला क्या है? लाहर एक ज्वालामुखी विस्फोटक द्वारा हवा में निष्कासित किए गए सभी चट्टान के टुकड़ों को संदर्भित करता है। तो लाहर की बात करें, नहीं, ये इसको संदर्भित नहीं करता है। तो लाहर क्या है कि ज्वालामुखी मिट्टी के प्रवाह या मलबा के प्रवाह, इसका उत्पत्ति राख और पानी से मिलने के बाद होती है। लाहर क्या होगा? यानी एक प्रकार का पंख प्रवाह ही है जो राख और मिट्टी से, राख या मिट्टी के किसके में मिलने से? पानी में मिलने। अब ये पानी दोनों हो सकता है, वर्षा का पानी भी हो सकता है और हिमगलन का भी पानी हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? लहर कह देते हैं। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन हमारा सही है, बाकी कथन क्या है? गलत। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ज्वालामुखी भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सारे सवाल ज्वालामुखी से ही संबंधित है। पहला क्या है? भारत में डेक्कन ट्रैप दुनिया के सबसे बड़े फ्लड बेसाल्ट प्रवाह मतलब प्रांतों में से एक है। बात एकदम से सही। हमने बात की थी इससे पहले कि जब भारत में जो उत्पत्ति हुई, स्थलाकृतियों की उत्पत्ति हुई, चाहे हिमालयन रीजन की बात हो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत की बात हो, तो लावा प्रवाह के कारण, न कि टक्कर के कारण उसकी उत्पत्ति हुई, लावा प्रवाह के कारण बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित संरचना एक बेल्ट के रूप में विकसित हुआ, उसका नाम है डेक्कन ट्रैप। अगला क्या है कि लैकोलिथ बड़े गुंबद के आकार के अंतर्भेदी पिंड होते हैं, नीचे दिए पाइप जैसे नाली के से जुड़े होते हैं। सही बात है, हमने बात की थी कि लैकोलिथ क्या होता है? इस प्रकार से जिनका आधार क्षैतिज होता है और इस प्रकार से गुंबदाकार पिंड के रूप में होते हैं। जो अंतर्भेदी पिंड किस पर होते हैं? समतल आधार। किस पर? समतल आधार पर जो पाइप जैसी संरचना के साथ जुड़े होते हैं, यानी इससे फिर इनमें मैग्मा क्या कहते हैं जाता है और उसका शीतलन होता है, उस शीतलन के, ठीक। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों के क्षैतिज पिंडों, क्षैतिज नहीं भाई, अभी बात हमने की थी, कैसे पिंडों को? ऊर्ध्वाधर पिंडों को डाइक कहा जाता है। यानी वर्टिकल जो होगा, जो सीधी एक वेंट में ही, जो इसी पाइप में ही क्या हो जाए, शीतलीकृत हो जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? डाइक कहते हैं, ना कि क्षैतिज पिंडों को। इनको दूसरा नाम इसको बोलते हैं वो अननुस्तरीय, डिस्कॉर्डेंट बोलते हैं। और कनकॉर्डेंट में 4 आते हैं, डिस्कॉर्डेंट में 2 ही आते हैं। डिस्कॉर्डेंट में जो आते हैं उसमें से एक डाइक है और दूसरा कौन सा है? बैथोलिथ है। वही कनकॉर्डेंट जो क्षैतिज मतलब क्या नाम है उनका, शीतलीकरण होता है, तो उसमें से कौन-कौन सा आ जाता है? एक तो आपका फाइकोलिथ हो गया, सिल या सीट हो गया, लाइकोलिथ हो गया और लैपोलिथ हो गया। ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। चौथा का स्टेटमेंट क्या है? तो ये गलत है पूरी तरीके से। अगला क्या है कि अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें भी कहा जाता है। एकदम से सही बात है। ठीक, को क्या कहा जाता है? प्लूटोनिक चट्टानें भी कहा जाता है। अंतर्भेदी चट्टानें कहा जाता है, अभ्यांतरिक चट्टानें कहा जाता है। ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं? वो क्या नाम है? प्लूटोनिक चट्टानों से संबंधित, यानी जिनका शीतलीकरण सतह के भीतर ही होता है। अब पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं? तो 1, 2 और 3 कथन सही है, केवल 3 कथन सही है। बात करते हैं, एक शब्द रहता है यहाँ पे डेक्कन ट्रैप, यानी दक्कन का पठार। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में अधिकांश पठार को कवर करता है, जितना भी
और ये दुनिया के सबसे बड़े फ्लड बेसाल्ट प्रांतों में से एक है, जितने और दुनिया में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित या एक बाढ़ प्रवाह के रूप में बेसाल्टों के प्रवाह के बाद जो संरचना का निर्माण हुआ है, उनमें से एक कौन सा है? वो है दक्कन ट्रैप इंडिया का। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारे सामने? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है, इसको मिलाना है, कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं, उनको मिलाना है। ठीक है, तो तरीका यह जो हम पहले जानते हैं उसको मिलाते हैं। मोना लोआ कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप पर। कहाँ पर ये? हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड। कौन सा ज्वालामुखी है? मौना लोआ। ठीक, दूसरा हम एक माउंट रुआंग मान लो जानते हैं, तो माउंट रुआंग कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है। कैसा वोल्केनो है? स्ट्रेटो वोल्केनो, इंडोनेशिया का। अब इससे देखें काम बन जा रहा है, तो तीसरे का ए, तीसरे का ए कहाँ पर है? दो जगह पर है, और चौथे का डी। तीसरे का ए और चौथे का डी यहाँ पे सी में मिल जाएगा, तो हमारा काम बन गया। ठीक, ये उसके अलावा भी समझते हैं। अब उसके बाद में यहीं से आपको मिलेगा, पहले का क्या हो जाएगा? अभी माउंट कुनलुन अंटार्कटिका में, सॉरी दो जगह पे था, ये गलती हो गई भाई, इसके लिए सॉरी। ठीक, दो जगह पे, तीसरे के और चौथे का माउंट कुनलुन की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये संरचना फिलीपींस में है, ना कि अंटार्कटिका में। संरचना कहाँ पे है? वो है माउंट कुनलुन, फिलीपींस में है। तो पहले का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी, तो ये ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा। अंटार उसमें फिलीपींस की बात की जाए तो उसका। ठीक, और अगला क्या, लास्ट क्या बचा? माउंट एरेबस। माउंट एरेबस कहाँ पर है? वो अंटार्कटिका में है। माउंट एरेबस कहाँ पर? अंटार्कटिका के रास आइलैंड, रास द्वीप पर है। ठीक, और सबसे अर्थ के सबसे दक्षिण में एक एक्टिव वोल्केनो है। सब मतलब एक सदर्न में सबसे दक्षिण में। तो दो दोनों तरीके से सवाल बन सकते हैं, नॉर्मल सवाल बन सकता है, उसके अलावा ये भी बन सकता है कि विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट इरेबस है। कौन सा? माउंट इरेबस, जो अंटार्कटिका के किस पर है? रास द्वीप पर है। ठीक, अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न हो गया है वोल्केनिक वर्टेक्स रिंग के संदर्भ में बात करनी है, कि ज्वालामुखी भंवर वलय के रूप में, कि अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो छल्ले नुमा जो आकृति बनती है उसको हम क्या कहते हैं? बात करते हैं इसका। ठीक, कि जो वोल्केनिक वर्टेक्स रिंग्स यानी ज्वालामुखी भंवर वलय, वह ज्वालामुखी राख और पृथ्वी के वायुमंडल में चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं नहीं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के नहीं, वायुमंडल के साथ क्रिया करके ये बनते हैं। उत्सर्जित सामग्री जो निकलती है और जो गैसें हैं वो वायुमंडल से क्रिया करके बनते हैं, ना कि उसके चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा क्या है कि ये आमतौर पर स्ट्रेटोवोल्केनो से जुड़ी होती हैं। ये बात एकदम से सही है, क्योंकि स्ट्रेटोवोल्केनो ऐसा होता है जहाँ पे जो उत्सर्जित सामग्री यानी पायरोक्लास्ट है, उसका एक तेजी से निष्कासन होता है, और परिणाम स्वरूप एक तीव्र क्रिया करते हैं, और एक रिंग के रूप में इसका फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्या है कि माउंट एटना ज्वालामुखी भंवर वलय उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है। एकदम से सही बात है। माउंट एटना की बात की जाए तो ये इटली में है। पहली चीज कहाँ पर है? इटली के सिसिली द्वीप पर है। ठीक, और माउंट एटना सिसिली द्वीप पर एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, जिसको लेडी ऑफ द रिंग्स नाम के, किसके? एटना को लेडी ऑफ द रिंग्स, ये इसका एक उपनाम से इसको संबोधित भी किया जाता है, जो इटली के कहाँ पर है? सिसिली द्वीप पर स्थित है। तो प्रश्न क्या था कि कितने कथन सही है? कितने कथन सही है? तो कितने सही है? तीन कथनों में से दो सही है, एक कथन क्या है हमारा? गलत है पूरी तरीके से। तो पोलर वोल्केनिक वर्टेक्स रिंग के बारे में आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा। ठीक, आज के सेशन का हम अंतिम प्रश्न लेते हैं, और अंतिम प्रश्न में फिर से वही है कि कथनों पर विचार करना है। बात करते हैं। माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। एकदम से सही बात है। सिसिली के पूर्वी तट पर, यानी इटली का जो एक द्वीप है वो है सिसिली, और सिसिली के पूर्वी तट पर क्या है? माउंट एटना स्थित है। और माउंट एटना को 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एडिशनल फैक्ट है।
यह अटलांटिक महासागर के सबसे बड़े द्वीप पर स्थित है। ये बात भी सही है कि सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। और भूमध्य सागर किसमें है? नॉर्थ अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो वहां पर यह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सॉरी, द्वीप समूह कह रहे हैं, द्वीप है। वो कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप है। तो दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं, तो और सही हमको खोजना है। तो एक और दो दोनों सही है। तो यहाँ पर हम ब्रेक करते हैं इसको, और आगे जो भी सवाल हैं किससे संबंधित, भू-आकृति विज्ञान या ज्वालामुखी, इस सॉरी पर्वत रचना, इन सब से संबंधित जो भी सवाल हैं, वो हम अगले वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। और धीरे-धीरे करके वही चीज़ है, अभी विवाद रख ना कि आगे इससे बहुत सारे अच्छे सवाल मिलेंगे, डिटेल सवाल मिलेंगे, इसमें पीवाईक्यू भी होंगे और कांसेप्चुअल सवाल मिलेंगे। उम्मीद ये रखना कि जो टॉपिक उसके संबंधित हो चुके हैं, उसके अलावा जो बचे हुए हैं, उनको आप एक बार पढ़ना, पहले से पढ़ के तैयारी करना, और तैयारी करने के बाद फिर जब अगला पॉइंट आएगा तो उसको पढ़ के आएंगे। तो फिर से मैं वही कह रहा हूँ, आपको बेनिफिट बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा। बेनिफिट मिलने के साथ साथ आपके मन में डाउट्स होंगे, और उन डाउट्स को आप कमेंट करिए, या जो हमारा टेलीग्राम है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो करिए, वहाँ पे देखिए। हमारी टीम उनमें से बेहतरीन प्रश्नों को, जो अच्छे प्रश्न होंगे, उनको लेगी, और लेने के बाद में क्या होगा, अगले वीडियो में उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो सबको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।